हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम काव्य सौंदर्य के तत्व को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम रस, छंद, अलंकार को बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। आप चाहे हाई स्कूल के छात्र हों या 12th के या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें भैया, तो ये जो टॉपिक होता है ना, रस, छंद, अलंकार, आपके 12th में 6 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको रस, छंद, अलंकार में थोड़ा भी दिक्कत होती है ना, तो आज वो भी गायब हो जाएगी। कुछ नहीं रट्टा मारना, एग्जाम्पल यानी उदाहरण अगर आप याद भी नहीं कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं। फिल्मी गाने जानते हो ना, बस उसी के मदद से आज पूरा रस, छंद, अलंकार पूरा फिनिश होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हम रस देखेंगे, फिर छंद, अलंकार। ठीक है, रस क्या होता है? देखिए, रस नाम से ही क्या होता है बच्चों, अगर आप समझेंगे रस क्या होता है? जो अपने को आनंद दे दे। ठीक है ना, हमको जो भी आनंद प्रदान होता है वो कैसे होता है? जब हम किसी चीज का स्वाद चखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, है ना, तभी तो हमको आनंद मिलता है। तो यानी किसी भी चीज को, यानी कोई भी काव्य है, मतलब नाटक है, कहानी है, कुछ भी, उनको देखकर, सुनकर जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, जो अपने को आनंद मिल जाए बच्चों, वही रस है ना। आप कोई मीठे फल खा रहे हो, अंदर ही अंदर बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है बच्चों? रस है ना। वो अंदर जो गया वो तो रस ही है, लेकिन जो आपको अंतर मन से, जो आपको अपने अंदर से एक सुकून मिल रहा है, वो भी रस है। और वही रस आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले भाई रस में हम देखेंगे श्रृंगार रस। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर 100 में 100% वाले हैं, इसलिए इनको एकदम से निपटा देना है। अब श्रृंगार रस की बात करते हैं, तो श्रृंगार में भी एक संयोग होता है, श्रृंगार एक वियोग होता है। ठीक, लेकिन यहां पर श्रृंगार रस की परिभाषा समझ लीजिए, क्योंकि चाहे संयोग हो चाहे वियोग, उसका अस्थाई भाव आपका क्या होता है? रति ही होता है, रति। ठीक है ना। तो देखिए, संयोग रस मतलब श्रृंगार रस किसे कहते हैं? ठीक है, जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग हो जाए, यानी इनका मिलन हो जाए बच्चों, तो वहां पर रति नामक अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है भैया? तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया भैया? अब देखते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी विभाव क्या है। ठीक, क्योंकि आज कुछ भी डाउट नहीं बचेगा माइंड में आपके बच्चों, इतना याद रखना। अनुभाव क्या है, क्योंकि वहां पर पूरा व्याख्या करना होता है। और एक संचारी भाव क्या है, ठीक है ना, इसको भी जान लेते हैं। और यहां पर आपका हमने बताया ना, अस्थाई भाव है, एक अस्थाई भाव। ठीक है, सब समझते हैं। आपका जो प्रमुख घटक है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव और एक अस्थाई भाव, ये 4 ही तत्व हैं बच्चों। ठीक है ना। तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, इनका जब मिलन होता है तो इनके संयोग से, ठीक है, अंदर एक फीलिंग जाग जाती है। वो कौन सी फीलिंग होती है? वो फीलिंग ही क्या कहला देती है? पूरा का पूरा ये जो रस होता है। अब श्रृंगार रस की बात कर रहा है बबुआ, तो श्रृंगार रस में अब देखिए, हमने बताया ना, पहले परिभाषा समझ लो। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है भैया? तो विभाव का मतलब होता है रसगुल्लों कारण। क्या बताया बच्चों? कारण। ठीक है ना, यानी जिस कारण, ऐसे मतलब कारण, जिनके कारण क्या होता है, कुछ चीजें उत्पन्न हो आपके अंदर, कुछ मतलब ऐसी घटनाएं होने लगे, वही क्या है? ठीक है ना, विभाव कहलाता है। विभाव का मतलब कारण। ठीक है ना। तो जैसे आप कोई चीज देख रहे हो, आपको मतलब एकदम से सुकून मिल रहा है। सुकून क्यों मिल रहा है? कोई ना कोई कारण होगा, तो वो कारण होता है विभाव। अब उसके बाद विभाव के बाद अनुभव होता है। अनुभव का मतलब होता है कि जो कुछ कारण है, उस कारण से आपके अंदर जो भी फीलिंग है, ठीक, आपके अंदर जो भी आप अनुभव कर रहे हैं भैया, अनुभव से अनुभव याद रख लेना बस। आपके अंदर जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, यानी महसूस हो रहा है भैया, वही क्या होता है बच्चों? वही हो जाता है अनुभव।
अनुभाव के अलावा संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब आपके अंदर जो भी हलचल हो जाए, ठीक, या आपके अंदर जो भी चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना, चेष्टाएं। अब चेष्टा का मतलब क्या है, जैसे भाई कोई मूवी देख रहे हो, है ना, कोई मतलब कॉमेडी मूवी, तो आपके अंदर शुरू से अंत तक वहां पे आपके अंदर हास्य वाली प्रकृति है, लेकिन आप हंस देते हो, आपके चेहरे क्या है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ठीक है ना, अब आंखों में आंसू झलक आते हैं खुशी के मारा, तो वो चीज क्या है, चेष्टाएं हैं जो हमारे अंदर मतलब जो भी हम प्रकट कर दें वो संचारी भाव। और अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, जो शुरू से लास्ट तक रहे भैया, जो शुरू से लास्ट तक रहे यानी अंत तक रहे, वही क्या होता है, संचारी भाव। जैसे आप क्या है, कोई अगर कॉमेडी मूवी देख रहे हैं तो उसमें सीरियस नहीं होंगे, उसमें आपका मूड एकदम एंजॉय में रहेगा। कोई देशभक्ति वाली मूवी देख रहे हैं तो आपके अंदर एक जोश जुनून शुरू से अंत तक बना रहेगा। कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो आपके अंदर डर का माहौल बना रहेगा। तो ये सारी चीजें समझ गए भैया कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है और अस्थाई भाव क्या होता है, तो ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे, भाई ज्यादा समय ना लें, ठीक है ना। तो पहला है बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की भैया परिभाषा क्या होगा, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग हो तो रति नामक, हमने बताया ना कि रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद बच्चों आपके एग्जाम्पल अगर उदाहरण देखें तो जैसे यहां पर कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिए ये एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है कि देखिए यहां पर नायक और नायिका के मतलब यहां पर मिलन का है, या फिर कह लें उनके बीच में कुछ आंख मिचौली हो रही है, वही घटना है, ठीक। अभी पूरा हम व्याख्या करके बताएंगे इसका, परेशान मत रहो, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। तो जैसे सभा का आयोजन होता है और वहां पर प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, ठीक है ना, भीड़ में लड़की बैठी हुई है, उसके नात रिश्तेदार सब कुछ उपस्थित, घर के लोग उपस्थित हैं, और उससे कुछ दूर पर लड़का बैठा हुआ है। तो कहत, तो लड़का क्या है कि इशारे में कुछ लड़की को बोलता है, ठीक है ना, इशारों में ही अपने आंखों के माध्यम से या इशारों से कुछ कह रहा है। फिर नटत, लड़की उसको नकार देती है, भाई उसको भी अंदर से प्रेम है, सब कुछ जान रही, लेकिन जानबूझकर वो कर रही है ना, वैसे भी लड़कियां कलाकार होती हैं, है ना। तो कहत नटत यानी वो कहता है कुछ इशारों से, लड़की उसको नकार देती है, यानी उसकी प्रेमिका मना कर देती है। फिर रीझत खीझत, अब इस बात से भाई जब मना कर देती है तो इस बात से लड़का रीझ जाता है, यानी वो खिसियाने लगता है, ठीक, वही है रीझत खीझत, यानी वो खींच जाता है, यानी उसको रिसिया जाता है, जिसको बोलते हैं उसको गुस्सा लगती है, ठीक है। लेकिन कह रहा कि मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब दोनों के नैन मिलते हैं ना, यानी आंखों में जब वो सब कुछ समझ जाते हैं तो क्या होता है, लजियात यानी लज्जा आ जाती है। और फिर आगे कह रहा है कि भरे भवन में करत हैं नैनन हुई सो बात, और इसलिए मतलब इस तरह से भरे भवन में यानी पूरा का पूरा जो घर है इन लोगों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नैनों से ही यानी आंख मिचोली कर लेते हैं भैया, क्या, फाल इन लव, आंखें चार करना हो जाता है। वही कह रहा है कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, कि भरे भवन में यानी जो लोग भरे हैं उसके बाद भी वो आंखों में ही बातें कर लेते हैं। अब देखिए क्योंकि लड़की जानबूझकर मना कर रही, बट उसके अंदर भी तो प्रेम है ना, तो यहां पर भैया संयोग श्रृंगार हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर यहीं पर कह दिया जाए थोड़ा दुख, प्रेमी प्रेमिका के यानी मिलन का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार, अगर बिछड़ने का मतलब यहां पर भाव आ जाए भैया तो वियोग। जैसे अगर कर दिया जाए कि भाई दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका वियोग श्रृंगार। ये जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, प्रभु श्री राम जब तड़प रहे होते हैं सीता जी के लिए तो वो कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वो पक्षी से, भंवरों से, फूलों से, ठीक, हिरण से, मतलब सब यानी जितने जीव जंतु हैं सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी मृग नैनी यानी हिरण जैसी आंखों वाली सीता जी को देखा है। तो वहीं पर वहां पर भैया बिछड़ने का है ना, तो जहां पर बिछड़ने की बात आए तो वहां वियोग श्रृंगार, तो समझ में आ गया। अब उसके बाद अब एक और एग्जाम्पल है भैया, फिल्मी अंदाज में याद करो ना, क्या झंझट, अगर ये नहीं याद होता डोंट वरी, छोड़ो यार, इसको देखते हो ना कि
ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, है ना, एक गाना है भाई, गाना ही लिखा है और कोई गलत नहीं करेगा। ऐसा मत सोचना कि लिख देंगे गलत हो जाएगा, पूरे 100% आपको नंबर मिलेंगे भैया। एक गाना है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ऐसा कोई गाना है ना। तो वही चीज है भैया कि ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो यहाँ पर भी तो श्रृंगार ही रस है, क्योंकि यहाँ पर भी नायक नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेम की ही भावना है, रति है, प्रेम है, तो भैया यहाँ पर भी श्रृंगार रस। अब चलिए थोड़ा समझा देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी हमको पूरा व्याख्या करना नहीं आता, तो समझाते हैं, डोंट वरी। सबसे पहले आप अस्थाई भाव लिख देंगे, एक में बता दे रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे भैया, एक में अस्थाई भाव। अब उसके बाद अगर हम बात करें विभाव में, आपका विभाव में तो इसमें कई आते हैं। एक होता है भैया आलंबन, ठीक, पूरा एक आश्रय होता है, एक उद्दीपन होता है, एक में बता दे रहे हैं, फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अनुभाव आपका हो जाएगा और उसके बाद आपका संचारी भाव, ठीक है ना, संचारी भाव। तो हम आज सबका पोस्टमार्टम करेंगे, डोंट वरी रसगुल्लों, याद रखना भैया। चलिए बाबू सब देखते हैं। देखिए अस्थाई भाव क्या है, तो भैया हमने बताया ना वो तो रति है। अब आलंबन क्या होता है, आलंबन का मतलब है बच्चों कि जिसके कारण आपके अंदर कुछ फीलिंग जाग रही है, यानी जिसके कारण कुछ हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है, तो यहां नायिका है ना बबुआ, तो यहां पर क्या है, नायिका, ठीक है, नायिका, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं प्रेमिका, ठीक, क्या बोलेंगे भैया, प्रेमिका बोलेंगे। अब उसके बाद आश्रय क्या है, यानी जिसके अंदर चेष्टा उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर फीलिंग आ जाए, वो क्या है बच्चों, आश्रय है। तो भैया यहां पर किसके अंदर आ रहा है, नायक या प्रेमी बोल दें, ठीक है ना, ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, नायक या प्रेमी। आई बात समझ में, ये तो समझ में आ रहा ना। अब उसके बाद उद्दीपन क्या है भाई, उद्दीपन का मतलब ये है, ठीक, आपके अंदर मतलब जो चीजें, मतलब आपके जो चीजें ये सब आपके अंदर हलचल उत्पन्न करें, वो चीज उद्दीपन होता है। जैसे प्रेमिका का मुस्कुराना, ठीक है ना, उसका मतलब नकारना, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर वही चीज है, जैसे यहां पे लिखेंगे भैया, हो जाएगा, यानी प्रेमिका की मुस्कान, अब उसके बाद उसका मना करना, ये चीजें। अब उसके बाद अनुभाव क्या है, अनुभाव इसके द्वारा, यानी इसके कारण आपके अंदर क्या फीलिंग जाएगी भैया, क्या हो जाएगा, यानी क्या आप अनुभव क्या करोगे, तो यहां पर हर्ष होगा, यानी आपको आनंद भी मिल रहा है, साथ में आप क्या है, यानी जैसे गुस्सा भी आ रही है, ठीक है ना, तो आपके अंदर अनुभव क्या है, गुस्सा भी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि प्रेमिका मना कर रही है ना, किसी बात को लेकर। उसके अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी, और भी चीजें हैं, ठीक है, रीझना वगैरह ना। अब उसके बाद संचारी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, वही चीज आप प्रकट कर देते हैं, ठीक है ना, प्रकट कर देते हैं। जैसे आप क्या है, यहां पे संचारी भाव जैसे हो जाएगा भैया, सिर हिलाना, सिर हिलाना, ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब जैसे इशारे करना हाथों से, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं डायरेक्टली ये लिख दिया, नहीं भी लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ होता है कि कभी कभार नंबर आधे या एक नंबर कट जाता है, तो अगर आप ऐसे लिख देंगे बाबू तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। याद रखना बच्चों, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो एक में समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो एक हमने अच्छे से समझा दिया क्या कुछ होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। बोला ना नहीं भी ये लिखना आता, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लिख देते हैं और भी अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तब भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, अब ये कोई दोबारा ना बोलने पाए कि सर जी आपने बताया नहीं कुछ। चलिए अब देखते हैं करुण रस। करुण है भैया, करुण यानी यहां पर क्या है, शोक की भावना है। तो सेम परिभाषा, बस आपका अस्थाई भाव ही तो बदलेगा। तो यहां पर भी वही लिखेंगे, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है या मिलन होता है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से, शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है,
ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक, हमने बोला ना बहुत सारे फिल्मी एग्जाम्पल हैं, डोंट वरी। जैसे पहला एक लिख लिया है कि भैया मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब ये तब की बात है जब क्या है, श्रवण कुमार पानी भरने जाते हैं और राजा दशरथ शिकार के लिए निकलते हैं, बाण चला देते हैं, तो वहाँ की बात है, और वहाँ पे दुख ही दुख होता है, ठीक। वो अंधे अंधी जो है श्राप देते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो इसको भी आप पूरा दर्शाएंगे तो सेम उसी तरीके का लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भैया हमने करुण कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा, है ना, कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है ना गाना, यही वाला भैया। तो यहाँ पर भी तो शोक है, कोई बिछड़ गया है अपना और उसके बाद उसके लिए अगला ये है कि भाई चिट्ठी ना कोई संदेश, ये भी करुण है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। सुना है ना बहुत भैया, जगजीत साहब हमारे फेवरेट हैं, इनके हर एक गाने हमको पसंद है। तो वही है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो ये भी करुण रस में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहीं से बन के नहीं आता भैया, फीलिंग किसको समझो, बस गानों में मतलब को समझो, हर जगह रस है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। तो ये भी क्या है, करुण रस में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वियोग शोक की भावना है, यहां पर भी शोक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा करुण रस। अब व्याख्या करना होगा तो वैसे कर लेंगे जैसे हमने बताया, बट करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं, भी स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। अगला है भैया वीर रस। अब देखिए वीर रस की बात कर रहा है तो बच्चों वीर, एक मिनट कहाँ गया भाई, हाँ देखिए वीर रस की बात कर रहा है। वीर रस की मतलब जहां पर वीरता वाली बात आ जाए, आपके अंदर एक आग लग जाए कुछ करने की, भैया है ना, जैसे मां तुझे सलाम, ठीक है ना। अब देश के लिए जो है गदर, गदर 2, है ना, और उसके बाद तिरंगा, तो उसके बाद बॉर्डर, ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जब अगर आप देखते हो ना तो यूं लगता है कि बस हमको मिल जाए कोई तोप और धड़ाम से दाग दें, गायब पूरा, है ना, सारे शत्रु एकदम से स्वाहा, ठीक। तो वहां पर आपके अंदर एक मतलब जैसे ये मूवी देखोगे ना, जब उसमें म्यूजिक चलता है, जब देशभक्ति गाने बजते हैं ना, तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा देशभक्ति का। तो वहां पर वही चीज है। तो भाई परिभाषा सेम इसमें भी है बच्चों, सब में एक जैसे, बस केवल स्थायी भाव ने बताया बदलता है। तो लिखेंगे भैया कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आपके अंदर उत्साह आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम्पल है ना, एक गाना देखिए, यहां पर भी गाना हमने लिखा है, ठीक। या फिर ऐसे है कि भैया एक है जैसे जीती जाती जिन्होंने भारत बाजी और निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी, है ये प्रसिद्ध वही छत्रपति भूप शिवाजी। तो यहां पर भी वीरता की बात आ रही है। एक गाना है ना, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो यहाँ पर भी भैया कौन सा रस है रसगुल्लों, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, तो भैया वीर रस है ना, क्योंकि वीरता की बात आ रही। माँ तुझे सलाम, जब भी गाना बज जाए, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, वो सब गाना बज जाए ना तो है वीर। अगला है यही जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। या फिर हमने जैसे तिरंगा वाला बताया ना कि मेरी जान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, गाना सुना ना, कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे,
आने वाले फिर आकर के मौसम नया बनाएंगे। ऐसा है ना भैया। तो वो गाना भी अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत ना। रस कौन सा है भैया? वीर ही रस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, ये तो वीर रस रहा। अब देखते हैं भैया अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है बच्चों सजाना। ठीक है ना, अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार, एक प्रकार की सजावट। अलंकार में भी ज्यादा नहीं करवाएंगे भैया, 2 से 4 करवाएंगे, क्योंकि श्योर हमने बताया ना अथवा में करके पूछेगा रसगुल्लो, इसलिए आपके नंबर पूरे सेफ हैं। ठीक है ना, घबराना नहीं है बच्चों। इसमें भी बहुत सारे फिल्मी एग्जाम्पल हम आपके सामने लाएंगे, डोंट वरी। चलिए देखते हैं अलंकार में सबसे पहला हम देखेंगे भैया अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार होता क्या है बच्चों? जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, या यूं कह लें कि कोई अक्षर बार बार दिखाई पड़े, देन वहां पर बच्चों क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है भैया, ठीक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। अगर आप यहां पर गौर से देखें बच्चों तो तरनी में ता है भैया, तनुजा में ता है, तट में ता है, तमाल में ता है, तरुअर में ता है। अगर देखा जाए तो यहां पर 5 बार ता की आवृत्ति हुई है, तो भैया यहां पर जो ता की ठीक पुनरावृत्ति हुई है, या लिख दें आवृत्ति हुई है। ठीक, यानी बार बार दोहराया गया है। अब इसी तरह से आपका जो सेकंड एग्जांपल है, पके पेड़ पर पका पपीता। ठीक है ना, और यहां पर पके पेड़ में देखिए इसमें पा है, यहां पर भी पा है बच्चों, यहां पर भी पा और यहां पर भी पा है, साथ में यहां पर भी, तो इसमें सब में है भैया। तो यहां पर क्या है? जो पा व्यंजन है इसकी आवृत्ति हुई है। ठीक, तो जब क्या हो जाए भैया, हमने क्या बताया, किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। यही मतलब ये बार बार आए। ठीक है ना, कोई एक अक्षर या फिर हम कह लें व्यंजन एक से अधिक मतलब बार बार वो दोहराया जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है भैया? अनुप्रास अलंकार। इसलिए अनुप्रास सबसे आसान होता है, एग्जाम्पल रख लेना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं भाई। अगला है बच्चों यमक अलंकार। ठीक है ना, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर कोई भी मतलब ऐसा होता है कि इसमें कोई भी शब्द आए, उसकी आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उसके अर्थ क्या है? अलग अलग हो। ठीक है ना, उनके अर्थ भी क्या हो? अलग अलग हो। तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर बोल क्या रहा है कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना, तो इसमें 2 बार आपका शब्द आए या 3 बार आ जाए और उनके लेकिन अलग अलग अर्थ रहे अब की बार। ठीक, वो शब्द तो दोहराए, लेकिन यहां पर क्या है कि उनके अर्थ अलग हो जाएं। ठीक है ना, तो वो क्या होगा रसगुल्लो? यमक अलंकार होगा बच्चों। जैसे यहां पर है भैया कि ऊधो जोग जोग हम नाही। अब अगर इसमें ध्यान दे भैया तो जोग शब्द 2 बार आया है बच्चों। क्या आया है भैया? जोग शब्द 2 बार आया है। अब एक जोग का मतलब होता है योग, या फिर जिसको अपन बोलते हैं साधना। ठीक, तपस्या, तपस्या है। और उसके बाद दूसरे जोग का मतलब होता है मतलब के काबिल, या काबिल कह लें, या फिर योग्य कह लें। ठीक, क्योंकि ये कहां की बात कह रहा? जब प्रभु श्री कृष्ण क्या है उद्धव को मतलब भेजते हैं गोकुल की, वहां पर जाओ, गोपियों को समझा दो, ग्रामवासियों को समझा दो कि अब हमें भूल जाएं, अब क्या है साधना तपस्या में ध्यान लगाए। तो वहां पर जो सखियां होती हैं बोलती हैं, जो मतलब वहां पे गोपिकाएं होती हैं, वो बोलती हैं हे उद्धव, ये जो तुम ज्ञान की बांट दे रहे हो ना, हमारे पल्ले नहीं पड़ता कि उद्धव जोग जोग हम नहीं, कि हे युद्धो, ये जो तुम्हारा योग है ना, ये जो तुम्हारा तपस्या तप जो तुम बोल रहे हो करने के लिए, ये हमारे बस का नहीं है, हम इसके योग्य नहीं हैं, यानी हमारे भैया हम इसके काबिल नहीं, हमसे नहीं होगा। तो दोनों के अर्थ अलग अलग है बच्चों। इसी तरह से भैया आपका यह है कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर आप नोटिस करें तो काली, फिर इसके बाद घटा है, और यहां पर भी घमंड घटा है। तो घटा 2 बार आया। अब एक घटा का मतलब भैया अलग होगा, दूसरे वाले घटा का मतलब भी भैया अलग होगा। ठीक, अगर आप देखें रसगुल्लों, घटा का मतलब होता है काली घटा, घटा बोले बादल। ठीक है ना, घटा का मतलब यहां पर बादल हो जाता है। और एक घटा का मतलब यहां पे घटना बोले तो जिसको कहते हैं कम होना। ठीक है, कम होना या घटना, कम होना या फिर घटना,
ये वाला घटा है, ठीक है ना। अब उसके बाद तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा आपका एक फिल्मी अंदाज में एग्जाम्पल है भैया। क्या है कि यहाँ पे सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, है ना। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। तो भैया यहाँ पे क्या है कि सोना कितना सोना है और सोने जैसा तेरा मन। अगर आप देखें रसगुल्लों तो यहाँ पर भैया सोना और सोना, ठीक, सोना कितना सोना है, तो यहाँ पर का मतलब एक सोना जो होगा इसका अर्थ अलग होगा, दूसरे वाले सोना का मतलब भी अलग होगा भैया। अब यहाँ पर सोना किसके लिए, ये सोने के लिए, अर्थात सोना आभूषण वाली बात कर रहा है भैया। तो यहाँ आभूषण वाले सोने की बात कर रहा है रसगुल्लों, ठीक है ना। और उसके बाद कितना सोना है, सोना, सोना जिसको बोलते हैं, ये बोले तो सोना का मतलब, ये वाले सोना का मतलब सुंदर, अच्छा, ठीक, वही चीज कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि भैया किसका क्या मतलब होता है। आई बात समझ में रसगुल्लों। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। एक बार में फिर से हमने बताया, जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ उनके अलग रहे भैया, देन ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, वो आपका यमक अलंकार हो जाता है। छाप लीजिए जल्दी। चलिए हो गया ना। अब अगला चलते हैं भैया, उपमा अलंकार। उपमा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उपमा भी, ठीक है ना। उपमा अलंकार भी बहुत ज्यादा उपमा से ही मिलता जुलता रूपक होता है। तो उपमा, उपमा का मतलब ही होता है तुलना। क्या होता है भैया, तुलना। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता के आधार पर की जाए, मतलब किसी एक को कम या ज्यादा ना बताया जाए, दोनों को समान बनाया जाए। जैसे हमारा ये एक हाथ है, ये दूसरा है, तो भैया दोनों एक जैसे हैं, दोनों के काम एक ही तरह के होंगे, ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं, तो तुलना अगर करो समानता की करो, तो वहां उपमा, उपमा का मतलब ही हमने बता दिया तुलना। तो जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना मतलब से तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक। यानी यूं कह ले, जहां पे उपमेय और उपमान की तुलना समानता के आधार पर की जाए। उपमेय की मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है ना। अगर ये उपमेय है तो भैया इसकी तुलना की जा रही है, दूसरा उपमान है उससे तुलना की जा रही है, याद रखना। जैसे अब इसके भाई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एकदम फिल्मी अंदाज वाले एग्जाम्पल है भैया। क्या है कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो वही तो है ना भैया कि फूलों सा चेहरा तेरा और कलियों सी मुस्कान है। तो मतलब रसगुल्लों जो चेहरा है वो फूलों जैसा है और जो मुस्कान है वो कलियों की तरह है, ठीक। तो फूलों सा चेहरा का मतलब फूलों की तरह चेहरा है और कलियों सी मुस्कान है यानी कलियों की तरह मुस्कान है। तो हो गया ना बच्चों, समझ में आ गया भैया। फूल की तुलना चेहरा से की जा रही है और यहां कलियों की तुलना मुस्कान से की जा रही है, ठीक। तो समानता के आधार पर है बच्चों, हो जाएगा। दूसरा क्या है भैया, देखिए यहां पर क्या है कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में, है ना। तो यहां पर क्या है कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में। देखिए के जैसे, की तरह, ये सब आए बबुआ, तो वहां पर आप आंख मूंद कर समझ सकते हो कि उपमा मतलब उपमा अलंकार होगा भैया, ठीक। देखिए सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं, यानी सोने जैसे यानी जो उनके यार है ना, ठीक है ना। ये जो प्रेमी प्रेमिका की बात है, तो ये लड़की बोल रही है कि भैया हमारा जो यार है ना, उसका यानी उसके अंदर इतनी अच्छाई है, इतना मतलब चमक धमक वाला है, इतना अच्छा है, ठीक। तो कि सोने वाले सारे गुण उसके अंदर हैं, यानी उनका जो क्या है यार है वो एकदम 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, याद रखना। तो सोने जैसे गुण है मेरे यार में। या फिर आप कह सकते हैं सी मुख सुंदर चंद्र समाना, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहां पर भी उपमा हो गया। तो ये उपमा होता है, बट रूपक में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, ठीक, वहां रूपक हो जाता है, यानी एक दूसरे का रूप कर दे दिया जाए, पता ही न चले, ठीक है ना, कि उपमेय उपमान में क्या कुछ हो रहा है। जैसे अगर कहा जाए जीवन एक संघर्ष की तरह है, तो उपमा अलंकार, जीवन एक संघर्ष है तो
रूपक अलंकार। ये होता है भैया, ठीक है ना, इतना याद रखना। जैसे अगर प्यार एक अंधे की तरह है तो के तरह की, जैसे उपमा अलंकार, लेकिन प्यार अंधा है, रूपक अलंकार। ये चलता है, याद रखना, ठीक है ना। जैसे जीवन एक युद्ध के क्षेत्र की तरह है तो उपमा अलंकार, जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है, रूपक अलंकार। तो दोनों का जब भेद रहित, कोई भेद ही ना रहे, दोनों आपस में एकदम मिल जाएं, एक दूसरे को रूप दे दिया जाए, रूपक अलंकार। ठीक, तो रूपक में भी आप समझ गए, आप अपने से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता दिया। चलिए इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं भैया, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकाना, गोंद समझ लो। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए बच्चों, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो भैया, तो वहां पर हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही चिपकना। भाई गोंद का काम क्या है, गोंद तो गोंद है, लेकिन चाहे जहां चिपका दो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे जहां चिपकाओ, तो काम तो बहुत अलग अलग है। तो उसी तरह श्लेष अलंकार कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए भैया, लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाए रसगुल्लो, अर्थ अलग अलग आए, शब्द एक ही बार आए, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां पर दिखा है भाई, प्रसिद्ध वाला एग्जाम्पल दो रखा है हमने, ठीक है, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अगर यहां पर देखें तो पानी शब्द आया है भैया, पानी शब्द आया है। अब ऐसा मत करिए कि दो बार आया सर जी, वही भले आया है, लेकिन अब यहां पानी का मतलब ये पानी, ठीक, किन किन चीजों को दर्शा रहा है, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, तीन चीजों के लिए है ना। किसके लिए, मोती मानुष चून, ठीक, एक तो मोती के लिए और एक मनुष्य के लिए और एक चूना के लिए। अगर आप देखें तो कह क्या रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी हमें पानी बचा कर रखना है। ठीक, कौन सा, पीने वाला, अरे नहीं, पानी क्या करना, बचा कर रखना है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है। और पानी गए ना उबरे, अगर पानी एक बार चला गया दोबारा नहीं वापस आएगा। मोती मानुष चून, यानी मोती मनुष्य और चूने के अंदर का। ठीक, तो यहां पर कहने का मतलब, अगर मोती का पानी चला गया, पानी का मतलब भैया यहां पे मोती के चमक की बात कर रहा है, तो दोबारा चमक नहीं आएगी। दूसरा है कि मनुष्य का पानी का मतलब हो भैया उनका सम्मान या फिर इज्जत हम कह लें। भाई किसी व्यक्ति की इज्जत चली गई या एक बार सम्मान चला गया तो दुनिया उसको हमेशा कलंकित मानेगी, है ना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बोझा क्या होता है भैया, कलंक होता है। ठीक है ना, कलंक से ज्यादा भारी कुछ भी नहीं है। और चूना का पानी का मतलब यहाँ पे चूने के रंग की बात कर रहा है, एक बार उसकी रंगत खत्म, चूना एकदम बेकार। तो यहां पर ध्यान देना, ये चीज क्या है, पानी के लिए कितने अर्थ आ रहे हैं। अब उसके बाद जैसे एक और है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। अब देखिए भैया यहां पर आया है लाल, अब यहां पर जो लाल के लिए है, अब लाल भी दो शब्दों के लिए, एक लाल का मतलब ही होता है पुत्र या फिर बेटा, और दूसरा लाल का मतलब यहां पे है भैया, जैसे लाल कहां है तो यहां पे रत्न, एक लाल का मतलब रत्न भी होता है। ठीक है ना, तो समझ में आया, कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। एक लाल का मतलब पुत्र है, दूसरे लाल का मतलब रत्न है। ठीक, श्लेष अलंकार हो गया भैया। चलिए छाप लीजिए इसको भी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं भैया हम छंद में। छंद भी बहुत ही आसान सा है। छंद में दो ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हैं। वैसे तो आपका दोहा भी है, सोटा भी है, क्या कहते हैं, चौपाई भी है, कुंडलिया भी है, लेकिन भैया आपको केवल और केवल दोहा चौपाई देखना है। 100 में 100% श्योर हैं आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर पिछले साल का भी पेपर उठाओ ना, तो जैसे सोरठा 1 सेट में पूछा था, दोहा 6 सेट में पूछा था, 7 सेट बनते हैं। तो यूं समझिए अगर 6 सेट में पूछ रहा है तो इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, तो उसको भाई रटने की जरूरत नहीं। दोहा तैयार हो गया, सोठा उसी का उल्टा लिख दीजिए पूरा। तो दोहा होता क्या है, ध्यान से समझना, यह है एक अर्ध मात्रिक छंद है। ठीक है ना, अर्ध सम मात्रिक लिखा गया है लेकिन अर्ध मात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा इनके तुक मिलते हैं। तुक मतलब लास्ट के, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। ठीक है ना, होय देखे, सोय होय, सोय होय मिल रहे हैं। तो यहां पर कितने चरण है भैया, 1 है भैया, 2 है, 3 है, 4। तो कह रहा है पहले और तीसरे में कितना बबुआ, 13-13। अब दूसरे और चौथे में कितना है भैया, 11-11 है ना, 11-11। चलिए गिनते हैं भैया, हमारा फर्ज है, हम गिनना पड़ेगा भैया।
गिनना पड़ेगा बच्चों। चलिए गिनते हैं। अगर आप देखें यहां पर भैया मात्राएं गिन रहे हैं हम, ये आपका दीर्घ हो जाएगा क्योंकि यहां पे में है, यानी बड़े में लिखा जाए। ये बड़ी में है, री लिखा है तो ये भी बड़े में है, तो ये दोनों दीर्घ हैं। अब ये छोटे में भव है तो इसमें कोई मात्रा वात्रा नहीं, तो लघु दोनों हो जाएंगे। ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ। गिन लीजिए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, ठीक है ना, तो 13 हो गया भैया। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, 13 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में कह रहा है, तो इसमें भी गिन लेते हैं, दीर्घ लघु लघु दीर्घ, और यहां पर भी दीर्घ है, ठीक, और यहां पे भी दीर्घ है, और एक यहां पे लघु और यहां दीर्घ। गिन लेते हैं, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 3 13। तो इसमें भी कहीं ना कहीं भैया क्या आ गया, 13 मात्राएं। तो हमने क्या बताया कि चौथे मतलब पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो पहले और तीसरे में 13 13। अब इसमें देखते हैं 11 11 मात्राएं आएंगी, ठीक। जैसे ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है, ये भी दीर्घ है और ये लघु है। तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11, ठीक, 11 इसमें भी हो गया। तो यहां पर भी अगर देखें तो ये दीर्घ है आपका, ये भी लघु है, ये भी लघु है आपका, ये भी लघु है, ये भी, और यहां पर भी ये लघु है, यहां पर भी लघु है, यहां दीर्घ है, फिर लघु है। जोड़ लीजिए कि भैया 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 2 11, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें भी आपका अगर देखें तो 11 मात्राएं, ठीक, 11 मात्राएं हो गई बबुआ। इसमें भी अगर देखें भैया तो 11 मात्राएं, ठीक। तो आपको वहां पे इसे उदाहरण सहित ये पूरा व्याख्या ऐसे करना होगा भैया, बोलेगा लक्षण सहित पूरा का पूरा आपको विवरण करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया ना, समझ में आ गया कि किस तरह से 11 11 और 13 13 मात्राएं हो रही हैं। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हाँ, सोठा भी थोड़ा सुन लीजिए। अगर सोठा आ गया तो क्या करोगे, इसी का उल्टा। उसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हो जाएंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13 13, और इसी का फिर उल्टा कर दो, जो दोहा याद रहे वही का उल्टा कर दो। यानी जैसे राधा नागरी सोए मेरी भव बाधा हरो, फिर उसके बाद श्याम हरित दुत होए जातन की झाई परे, इसी का उलट दो, हो गया आपका सोठा, ठीक है ना। तो समझ में आया, दोहा सोठा मतलब सोठा दोनों। चलिए अब उसके बाद भैया आगे देखते हैं, आगे चौपाई। देखिए चौपाई क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखना बच्चों। और उसमें अंतिम के 2 वर्ण मतलब गुरु लघु नहीं होने चाहिए, अगर होगा तो भैया ये शब्दों की शोभा को ही बिगाड़ देंगे, ठीक है ना, तो नहीं होता है। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लिख लिया, यहां पर जातिवाद लेकर ना चलना भैया। एग्जाम्पल होता है कि पता चले हमने हनुमान चालीसा लिख दिया, किसी और को तकलीफ होने लगे, ये दिमाग में लाना ही मत। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो इसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है ना बबुआ। चलिए तो भैया यहाँ पे आसान है इसलिए लिख दिया है कि भैया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, है ना। एक सांस में फटाक से निकल जाओ। और इसके अलावा भी एक और जैसे आप लिखना चाहते हो, लिख सकते हो कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परख नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा, ठीक। अखबार के लिए ये सब होता है, तो वहां पर भी आप क्या है मतलब लिख सकते हैं। तो भैया हमको मतलब है चौपाई से, बहुत सारी चौपाइयां हैं, ठीक। अब इसमें भी 4 चरण हैं, आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, सब में कह रहा है 16 16 मात्राएं। चलिए गिनते हैं ना फटाक से। जैसे ये है, हो गया आपका लघु, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु हो गया, और ये भी दीर्घ, ये भी, ये लघु, ये भी लघु है, ये भी, और ये दीर्घ, ये लघु लघु। गिन लीजिए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 मतलब 14 2 16। तो भैया हो गया ना 16 मात्राएं, 16 मात्राएं खत्म भैया। अब उसके अलावा जैसे इसमें देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। जय कपीस तिहु लोक उजागर में ये आपका लघु है, ये लघु है, यहां पर भी लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये दीर्घ है, और ये दोनों लघु हैं। इसमें भी 2 2 1 3 2 5 2 7 और 7 3 10 2 12 2 14 2 16, ठीक है। तो भैया यहां पर भी अगर देखें 16 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। इसी तरह से जैसे आप लिखेंगे, इसमें जैसे आप ये दीर्घ हो गया, लघु है, ये दीर्घ, ये लघु है, ये लघु लघु हो गया, ये भी लघु, ये भी लघु, ये, ठीक। ये दीर्घ मात्रा है, यहां पर भी दीर्घ। इसको भी अगर गिनना चाहेंगे भैया, जैसे 2 1 3 2 5 1
6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो बच्चों 16 मात्राएं। तो कहने का मतलब यह है भैया इसी तरह से अब इसको भी आप लिखेंगे तो इसमें भी ध्यान देना, इसको भी अगर आप मात्रा करते हैं तो इसमें भी 16 मात्राएं आएंगी। तो इस तरह से देखें तो प्रत्येक 4 चरण है, सब में 16-16 मात्राएं हैं, है ना। कोई दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए रसगुल्लों, ठीक है ना। चलिए भैया इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। हो गया। चलिए अब उसके बाद भाई थोड़ा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने टाइम नहीं दिया था आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका, ये रस वाला देख लीजिए, ये है, ठीक है ना। उसके बाद ये कर लीजिए भाई, फिर ये हो गया आपका, ठीक। बाकी तो इधर आपने देखा ही है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।